गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से नोटबंदी को सही ठहराया। एक जज बोली, ये ताकत का इस्तेमाल जिस तरह इसे लागू किया वो कानूनन सही नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। दोस्तों, 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना, V रामचंद्र सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागर रत्ना शामिल थे। इनमें से जस्टिस BV नागर रत्ना ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कार ने लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटा, मौत। आम आदमी पार्टी विधायक का दावा, आरोपी भाजपा कार्यकर्ता। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कंजावला इलाके में 31 दिसंबर को कार सवार 5 युवकों ने 20 साल की एक युवती को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भागने लगे। लड़की कार के नीचे फंसी रही और करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटती रही। पुलिस के मुताबिक उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 आरोपियों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इधर दोस्तों, आम आदमी पार्टी की विधायक और दिल्ली की डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान ने दैनिक भास्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि आरोपी भाजपा से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस उन्हें बचा रही है। पुलिस बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। ये क्या तरीका है? परिवार को लड़की का शव क्यों नहीं दिया जा रहा? इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग से 72 घंटे पहले इन 6 देशों के ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोविड RT-PCR टेस्ट हुआ अनिवार्य। जी हां दोस्तों, भारत ने 6 देशों के ट्रांजिट अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान के ट्रांजिट यात्रियों के लिए बोर्डिंग से 72 घंटे पहले कोविड RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। पहले ये केवल इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों के लिए बोर्डिंग से पहले RT-PCR परीक्षण यात्रा शुरू होने से 72 घंटे पहले का अनिवार्य है। यह नियम ट्रांजिट यात्रियों पर भी लागू होगा। भारत ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब महामारी की शुरुआत के बाद से चीन अपने सबसे खराब कोविड प्रकोप से निपट रहा है। दोस्तों, पिछले महीने एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 20 सितंबर तक चीन में लगभग 20% आबादी वायरस की चपेट में आ चुकी थी। चीन में महामारी के बीच अस्पतालों में भीड़ और मोर्चरी में लगे लाशों के ढेर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शीजान की बहनों का दावा, तुनिशा काम नहीं करना चाहती थी, उससे जबरदस्ती एल्बम साइन करवाए। जी हां दोस्तों, तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में फंसे उनके को एक्टर शीजान खान के बचाव में पहली बार उनकी बहनों और मां ने मीडिया से बात की। अभी तक इस पूरे मामले में तुनिशा के परिवार की तरफ से कई तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब शीजान के इस केस में फंसने के बाद शीजान की मां और दोनों बहनें पहली बार मीडिया के सामने आई और उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शीजान की बहन फलक नाज ने साफ किया कि तुनिशा काम नहीं करना चाहती थी, वह घूमना चाहती थी, लेकिन उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। साथ ही परिजनों का कहना है कि जिस शीजान पर तुनिशा को धोखा देने का आरोप लगाया जा रहा है वह पहले ही अलग हो चुके थे, लेकिन रिश्ता टूटने के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त थे। तुनिशा की मौत के मामले में शीजान का नाम सामने आने के बाद उनकी बहन फलक नाज और शफाक नाज, मां कहक शाह खान और आरोपी शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शीजान की बहन फलक नाज ने साफ शब्दों में कहा कि मैं साफ कर दूं कि तुनिशा काम नहीं करना चाहती थी, उसे घूमना पसंद था, वो दुनिया घूमना चाहती थी। वो बच्ची पहली बार हमारे साथ घूमने गई थी, वो पहली बार बीच पर गई थी हमारे साथ। फलक ने कहा कि मेरा तुनिशा के साथ बहन का रिश्ता था, खून का नहीं था पर एहसास का रिश्ता था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत को लेकर चीन का वही रवैया है जो रूस यूक्रेन युद्ध पर जिक्र करते हुए बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने
सोमवार को कहा कि चीन और भारत के साथ उसी सिद्धांत पर अमल कर रहा है जो रूस ने यूक्रेन के साथ अपनाया है, क्योंकि चीन भारत की सीमाओं को बदलने की धमकी दे रहा है। उन्होंने दावा किया है कि भारत चीन सीमा विवाद का एक कमजोर अर्थव्यवस्था, बिना दृष्टिकोण वाले भ्रमित राष्ट्र और नफरत व गुस्सा से सीधा संबंध है और चीनी सैनिक भारत की सीमा के अंदर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने अभिनेता एवं नेता कमल हसन के साथ एक संवाद में कहा कि रूसियों ने यूक्रेन से कहा कि हम नहीं चाहते कि तुम पश्चिम के साथ मजबूत संबंध रखो। बुनियादी रूप से उन्होंने यूक्रेन से यह कहा था कि अगर तुम पश्चिम के साथ मजबूत रिश्ता रखोगे तो हम तुम्हारा भूगोल बदल देंगे। उन्होंने दावा किया कि यही सिद्धांत भारत को लेकर भी अपनाया जा सकता है। चीनी यही कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको लेकर सावधान रहिए, क्योंकि हम आपका भूगोल बदल देंगे। हम लद्दाख में घुस जाएंगे, हम अरुणाचल प्रदेश में घुस जाएंगे। मैं यह देख सकता हूं कि वे इस तरह के रवैये के लिए एक बुनियाद तैयार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋषभ पंत का जहां एक्सीडेंट हुआ अब उसकी मरम्मत। गड्ढा भरा, ब्लैक स्पॉट पर साइन बोर्ड और टीले के पास रेडियम इंडिकेटर भी लगाया गया। जी हां दोस्तों, रुड़की में जिस जगह क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था वहां NHAI की टीम के सर्वे के बाद गड्ढा भर दिया गया। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट और मिट्टी के टीले के आसपास भी रेडियम साइन लगाए गए हैं, जिससे कि रात में दूर से ही ब्लैक स्पॉट को देखा जा सके। रुड़की के गुरुग्राम नारसंग में NH58 पर 30 सितंबर की सुबह ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था। इसकी वजह एक गड्ढा और सड़क में बना मिट्टी का टीला था। दोस्तों 30 दिसंबर की सुबह करीब 5:15 पर क्रिकेटर ऋषभ पंत रुड़की में अपने घर जा रहे थे। घर से करीब 10 किलोमीटर पहले गुरुकुल नारसन चौकी के सामने एक ब्लैक स्पॉट के चलते हुए हादसे का शिकार हो गए। उन्हें गंभीर चोटें आई, वे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। फिलहाल उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कनाडा में प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे विदेशी नागरिक, 2 साल तक लगा बैन। जी हां दोस्तों, कनाडा में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे लोगों को झटका लगा है। कनाडा की सरकार ने देश में विदेशियों को आवासीय प्रॉपर्टी बेचने पर बैन लगा दिया गया है। यह बैन 1 जनवरी से लागू हो गया है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से ही कनाडा में घरों की कीमतों में इजाफा होने के बाद यह कदम उठाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि यह नया बैन उन प्रवासियों और कनाडा में स्थायी तौर पर रह रहे विदेशियों पर लागू नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशियों के कनाडा में प्रॉपर्टी खरीदने पर बैन 2 साल तक प्रभावी रहेगा। यह बैन कनाडा सरकार के बजट प्रस्तावों का ही हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय निवासियों को किफायती दाम पर घर मिल सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेस्ट बंगाल, ये विचारधारा आपको लेफ्ट बीजेपी पर सीएम ममता बनर्जी का रामबाम वाला अटैक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को टीएमसी के नए अभियान दीदी सुरक्षा कवच की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि अब रामबाम बीजेपी लेफ्ट एक हो गए हैं। बीजेपी की विचारधारा आपको अकेलापन महसूस कराती है, लोगों में फर्क करती है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में एकता चाहिए, संघीय ढांचे को मजबूत करना चाहती हूं। पूरे भारत में अभूतपूर्व रूप से टीएमसी सरकार के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको विनम्रता के साथ लोगों की बात सुननी होगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी की मौजूदगी में दीदर सुरक्षा कवच अभियान की शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, फरवरी में आ सकते हैं नए नियम। जी हां दोस्तों, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियम बनाए जाएंगे। इसके अंदर AI, VR, मेटावर्स सब शामिल होंगे। दोस्तों, सरकार ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेगी। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी जो नियमन का ध्यान रखेगी। इसके लिए सरकार सेक्शन IT एक्ट 87 के तहत रेगुलेट करेगी। सरकार ने स्टेक होल्डर से 30 दिन में राय मांगी है। कंपनियों को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी। गेमिंग साइट को रजिस्टर कराना जरूरी होगा। दोस्तों, गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की कवायद है। सभी ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियम, जहां पैसा लगाया या कमाया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग अगर बैटिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं तो उन्हें इजाजत होगी। ऑनलाइन गेमर के लिए KYC की व्यवस्था होगी ताकि क्रिप्टो या किसी भी अन्य तरह के रिस्क से बचा जा सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़, नारायणपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल तेज, प्रदर्शनकारियों का SP पर जानलेवा हमला, सिर पर आई गंभीर चोट। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्म परिवर्तन मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज में आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतरकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को मौके पर पहुंचे नारायणपुर के SP सदानंद कुमार पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नए साल के ठीक एक दिन पहले सर्व आदिवासी समाज को धर्म
धर्म परिवर्तन के मामले की जानकारी मिली थी। इसको लेकर समाज के लोगों ने विरोध जताया। आरोप है कि इस दौरान धर्म विशेष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इस मामले में नारायणपुर जिले के अलग अलग गांवों में बवाल हो रहा है। आदिवासी समाज के लोगों ने बाजार स्थल से इस मामले के विरोध में रैली निकाली। इसकी जानकारी मिलते ही जिला पुलिस और प्रशासन एक्शन में आया। आला अफसर मौके पर पहुंचे जहां पर यह बवाल हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया चाइना क्लैश। तवांग में चीन से झड़प के बाद पहली बार राजनाथ सिंह जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। एलएसी से सटे सियांग में पुल का करेंगे उद्घाटन। जी हां दोस्तों, तवांग में चीन से हुई झड़प के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री एलएसी से सटे सियांग इलाके में बीआरओ के एक अहम पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के कुल 4 सीमावर्ती पुलों का उद्घाटन किया जाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाज ब्रिज के उद्घाटन समारोह में खुद सियाग में मौजूद रहेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री देश भर के कुल 22 सीमावर्ती पुलों का ई उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, इन पुलों के अलावा राजनाथ सिंह 6 अन्य बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे। बीआरओ के मुताबिक इन 22 पुलों में सियांग जिले के सियांग ब्रिज सहित कुल 4 पुल अरुणाचल प्रदेश में तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर कुल 8 नए पुलों का निर्माण किया गया है। सोमवार को खुद रक्षा मंत्री ने अपने 2 दिवसीय असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे की जानकारी ट्विटर पर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक आरोपी बीजेपी का मेंबर आपने महिला को कार से घसीटने के बाद लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में युवती को कई किलोमीटर तक कार से घसीटकर मारने के मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस घटना में शामिल एक आरोपी बीजेपी का सदस्य है। सुल्तानपुरी में चौंकाने वाली घटना पर आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से एक मनोज मित्तल बीजेपी का सदस्य है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अवतार 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। दुनिया भर में बजा अवतार 2 की कमाई का डंका, 1 बिलियन के पार पहुंचा कलेक्शन का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, हॉलीवुड की दिग्गज डायरेक्टर जेम्स कैमरून की अवतार द वे ऑफ वाटर की कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रिलीज के करीब 2 सप्ताह बाद भी अवतार 2 की कमाई में तेजी से इजाफा हो रहा है। दोस्तों, आलम यह है कि दुनिया भर में बिजनेस के मामले में अवतार द वे ऑफ वाटर का कलेक्शन करीब 1 बिलियन के करीब पहुंच गया है, जिसके चलते ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है। दोस्तों, नए साल के मौके पर अवतार 2 ने हॉलीडे का भरपूर लाभ उठाया। एक्सिबिटर रिलेशंस की रिपोर्ट की माने तो अवतार द वे ऑफ वाटर ने तीसरे वीकेंड पर वर्ल्ड करीब 82.4 मिलियन डॉलर की कमाई की। ऐसे में अब अवतार 2 का कुल ग्लोबली कलेक्शन 1.3 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है, जो कि भारतीय रुपए के आधार पर 1 अरब से भी ज्यादा का आंकड़ा माना जाएगा। जबकि घरेलू कलेक्शन में अवतार द वे ऑफ वाटर 440.5 मिलियन डॉलर की तूफानी कमाई कर डाली है। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर अवतार 2 की 957 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2023 के पहले कारोबारी दिन बाजार में तेजी, सेंसेक्स 327 अंक बढ़कर 61,167 पर बंद। मेटल शेयर्स सबसे ज्यादा भागे। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में साल 2023 के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 327 अंक बढ़कर 61,167 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 92 अंकों की तेजी के साथ 18,197 के स्तर पर आ गया। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में तेजी रही, वहीं 8 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील, हिंडाल्को, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक समेत निफ्टी 50 के 31 शेयरों में तेजी रही। डीवीस लैब, टाइटन, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल समेत निफ्टी के 18 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों एक शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक आईपीएल परफॉर्मेंस से टीम इंडिया में एंट्री नहीं। बीसीसीआई बोला फ्रेंचाइजी वर्कलोड मैनेज करे, एनसीए साथ मिलकर काम करे, अब स्टार्स को रेस्ट देना होगा। जी हां दोस्तों, किसी क्रिकेटर के टीम इंडिया में सिलेक्शन का आधार सिर्फ एक आईपीएल सीजन का बेहतर प्रदर्शन नहीं होगा। बीसीसीआई ने रविवार को 4 घंटे चली रिव्यू मीटिंग में यह स्पष्ट कर दिया। मीटिंग में खिलाड़ियों के वर्कलोड, उनकी फिटनेस और टेस्ट पर भी चर्चा की गई है। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों को साफ कहा है कि वे खिलाड़ियों
खिलाड़ियों के वर्कलोड का मैनेजमेंट करें। नेशनल क्रिकेट अकादमी यानी कि एनसीए को बोर्ड ने आदेश दिया है कि वो इस मसले पर फ्रेंचाइजियों के साथ काम करे और कड़ी नजर रखे। दोस्तों, इस मीटिंग में टी20 वर्ल्ड कप की हार की समीक्षा भी हुई है। बीसीसीआई ने नेशनल सेलेक्टर्स से कहा है कि किसी भी खिलाड़ी को सिर्फ एक शानदार आईपीएल सीजन के आधार पर नेशनल टीम में न चुना जाए। सेलेक्टर्स यह भी ध्यान में रखें कि आईपीएल के अलावा क्रिकेटर ने घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नए साल में सोने के भाव में आया बम्पर उछाल, चांदी में आई नरमी, जान लीजिए जल्दी से भाव। जी हां दोस्तों, नए साल में सोना और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें सोमवार को 154 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़ गई, जबकि चांदी की कीमतें 17 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ बंद हुई। दोस्तों, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक एशियाई बाजार में सोना एक निश्चित दायरे में ही कारोबार करता रहा, जबकि अधिकांश यूरोपीय बाजार में नए साल के अवसर पर कारोबार बंद ही रहा। दोस्तों, नए साल के दूसरे दिन यानी कि 2 जनवरी 2023 को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का दाम 157 रुपए बढ़कर 55,397 रुपए का हो गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 55,243 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी में 17 रुपए की नरमी रही और यह 69,831 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। विदेशी बाजार की बात करें तो विदेशी बाजार में सोना $1834 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी $23.95 प्रति औंस पर सपाट बनी हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2023 में टीम इंडिया की पहली चुनौती श्रीलंका से। टी20 टीम में मावी, मुकेश और त्रिपाठी जैसे यंग चेहरे, सूर्या पहली बार उप कप्तान। जी हां दोस्तों, 3 जनवरी को टीम इंडिया 2023 का पहला मुकाबला खेलेगी। श्रीलंकाई टीम टी20 और वनडे सीरीज के लिए भारत आ चुकी है। पहले टी20 के लिए हार्दिक की कप्तानी में टीम में नए चेहरे हैं। सूर्य कुमार को पहली बार उप कप्तान बनाया गया है। दोस्तों, पहले टी20 को युवाओं के टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसे टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों की शुरुआत भी कहा जा रहा है। दोस्तों, टीम एक्सपेरिमेंट्स कर सकती है और नई रणनीति के साथ नजर आ सकती है। 2022 में टीम इंडिया ने 71 मैच खेले, 46 जीते और 21 में हार मिली। एक मैच टाई रहा, जबकि 3 में नतीजा नहीं निकल सका। दोस्तों, एक कैलेंडर ईयर में टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा मुकाबले इसी साल जीते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस की चिट्ठी पर अखिलेश यादव और मायावती ने दी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए बसपा और सपा को कांग्रेस की ओर से न्योता दिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को धन्यवाद कहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद और भारत जोड़ो अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं। भारत सिर्फ एक भौगोलिक विस्तार से अधिक यह प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सद्भाव से एकजुट है। आशा है कि यह यात्रा हमारे देश की इस समावेशी संस्कृति को संरक्षित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता ने निमंत्रण प्राप्त करने से इनकार किया और कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही है, लेकिन उन्होंने यात्रा की भावना का समर्थन किया। वहीं दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने ट्विटर के जरिए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं। राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द्वारका में छिपे थे 437 विदेशी नागरिक, ना वीजा था और ना कोई दस्तावेज। दिल्ली पुलिस ने की यह बड़ी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, कोई भारत घूमने के बहाने से आया, कोई इलाज के नाम पर भारत आया, तो कोई पढ़ाई की बात कहकर राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया। समय के साथ इनका वीजा तो खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने अपने देश वापस जाने का नाम नहीं लिया। दोस्तों, इन विदेशी नागरिकों ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की पकड़ से बचने के लिए दिल्ली के विभिन्न घने और बाहरी इलाकों को अपना ठिकाना बना लिया। अब दिल्ली में बिना वैध वीजा और गैरकानूनी तरीके से रह रहे इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली की द्वारका जिला पुलिस ने एक विशेष अभियान छेड़ा है। इस अभियान का असर है कि बीते 2 महीनों में द्वारका जिले पुलिस ने करीब 437 ऐसे विदेशी नागरिकों की धरपकड़ की है जो द्वारका इलाके में गैरकानूनी रूप से रह रहे थे। पकड़े गए इन विदेशी नागरिकों में सर्वाधिक 69 विदेशी नागरिक नाइजीरियन मूल के हैं। द्वारका जिला पुलिस आयुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि जिले में गैरकानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की धरपकड़ की जिम्मेदारी एटीएस और एंटी नार्कोटिक्स सेल के साथ उत्तम नगर द्वारका नॉर्थ, मोहन गार्डन द्वारका थाना पुलिस को दी गई है। इस कार्रवाई में अब तक कुल 437 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर उनके दस्तावेजों की जांच की गई। इनमें कई ऐसे थे जिनके पास अपने दस्तावेज नहीं थे।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत कौन से देश से सबसे ज्यादा मिलिट्री सामानों की खरीदी करता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि मिलिट्री के सामान भारत कौन से देश से सबसे ज्यादा आयात करता है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।